वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि देहरादून से, जहां शहरी विकास विभाग की बैठक हुई खत्म। शहरी विकास मंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक की। प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सचिव शैलेश बघोली सहित तमाम अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बैठक खत्म हो गई है, सभी को काम भी निर्धारित किए गए सबके, और उसी को लेकर के समीक्षा बैठक ये रखी गई, जहां शहरी विकास मंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक की, जहां सचिव शैलेश बघोली सहित तमाम अधिकारी जो हैं वो बैठक में मौजूद दिखाई दिए। और अब वो बैठक जो कि चल रही थी वो खत्म हो गई है। बैठक में सभी को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये एक समीक्षा बैठक थी जिसकी अध्यक्षता जो है वो की गई शहरी विकास मंत्री द्वारा। इस बैठक की समीक्षा तो प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक की। सचिव शैलेश बघोली सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहे। तो उत्तराखंड को एक उचित राज्य और सर्वोच्च राज्य बनाने की दिशा में कार्य करते नजर आ रहे हैं ये भावी सरकार के मंत्री। और देखिए, जिस प्रकार से कैबिनेट विस्तार के बाद से, मंत्री पद शपथ लेने के बाद से ही तमाम जो नेता हैं, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सभी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो सीएम हो या फिर अन्य कार्यकर्ता और नेता मंत्री, हर कोई उत्तराखंड में काम करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिर चाहे समीक्षा बैठक के द्वारा की जाए या फिर अन्य जिलों के दौरे के दौरान जो वहाँ की स्थिति है उसका जायजा लेते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को उचित करने, सुचारू रूप से चलाने की ऊपर पूरी जोर दी जा रही है। इन सभी चीजों को लेकर के ये समीक्षा बैठक ली गई, जहां शहरी विकास मंत्री ने ये बैठक ली, जो कि बैठक अब ये विभाग का जो बैठक था विकास विभाग का वो खत्म हो गई है। वहीं मंत्री ने बैठक में समीक्षा की और सभी को उचित कार्य भी बताए। इसी जानकारी पे, इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ उपेंद्र राणा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, ये बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ मुख्य विषय रहे इस बैठक के? देखिए सीमा, जो शहरी विकास मंत्री हैं उन्होंने पहली बैठक आज शहरी विकास की ली है, और उसमें उन्होंने अधिकारियों को कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं कि उनका सरकार से कहना था कि भारी मोहम्मद से जिस प्रकार से जनता ने उन्हें जिताया है, तो ऐसे में उनका कर्तव्य बनता है कि जनता की सेवा जो है वो की जाए। उन्होंने कहा कि जो लंबित मामले हैं, जो कई सारे ऐसे कार्य हैं जो काफी लंबित चल रहे हैं, उन कार्यों पर जो है वो त्वरित कार्रवाई जो है वो की जाए, उनको जल्द से उस पर काम होना चाहिए। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का काम देहरादून शहर में चल रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर लैंड लतीफी जो है स्मार्ट सिटी के कार्यों पर हो रहा है, उनको जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि आपस में जो विभाग हैं वो समन्वय बनाए ताकि उस पर जो है कार्य में तेजी आए और उस पर काम हो सके। दूसरी, जिस प्रकार से मेट्रो परियोजना जो है देहरादून और ऋषिकेश और ऋषिकेश हरिद्वार के लिए मेट्रो परियोजना जो है कई सालों से जो है यहाँ पर चल रही है, इसकी डीपीआर भी जो है वो तैयार हो चुकी थी, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई काम जो नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंत्री नाराज होते हुए दिखे। उनका कहना है कि काफी लंबे समय से, कई सालों से जो है मेट्रो परियोजना के नाम को जो है वो सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर काम क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर भी फीडबैक उपेंद्र, जो बैठक में अधिकारी वहां मौजूद थे उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई हो कि क्या कुछ उनको निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से आगे काम करने हैं? देखिए, उनको साफ निर्देश जो है मंत्री की ओर से दिए गए हैं कि जो भी कार्य लंबित पड़े हुए हैं उन कार्यों को त्वरित जो है वो किया जाए, उसमें किसी भी प्रकार की लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर जिस प्रकार से जो बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात की जाए या रेलवे परियोजना की बात की जाए, इन तमाम कार्यों को लेकर जो है त्वरित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिस प्रकार से शहरी विकास के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन तमाम कामों को लेकर जो है फोकस करने की बात की गई है। हालांकि मंत्रियों के साथ जो अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि जल्द से जल्द जो है इन पर जो है वो काम किया जाएगा। जिस प्रकार के दिशा निर्देश मंत्री की ओर से दिए गए हैं उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, बैठक बहुत लंबी चली। इस बैठक में ये सारे कामों पर समीक्षा की गई। इसको लेकर के अगर देखा जाए, उत्तराखंड में शहरी विकास को लेकर के क्या कुछ और भी यहाँ पर व्यवस्थाएं होती नजर आ रही हैं क्या, या फिर अभी सिर्फ बैठक हुआ है, काम आगे होता नजर आएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि 1.5 घंटे की लंबी बैठक के बाद जो है कई सारे विषयों पर जो है जिस प्रकार से मंत्री ने चर्चा की है, उसमें
ये देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पर निष्कर्ष किस तरह निकलता है, क्योंकि हालांकि अधिकारियों को लगातार बैठकों में दिशा निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि कई बार जो है कई सारे मामले जो है वो लंबित हो जाते हैं, उस पर कोई काम अधिकारी करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि जिस प्रकार की बैठकें हुई उसको लेकर कितना निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का खासतौर पर जिस प्रकार से काम देहरादून शहर में चल रहा है, ऐसे में वहां पर देखा जा रहा है कि लेड लतीफी जो है स्मार्ट सिटी के कार्यों में चल रहा है। हालांकि फोकस सरकार का ये है कि 2024 से पहले स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कार्यों में तेजी नहीं आती है तो ऐसे में कैसे जो है स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा होगा, क्योंकि कई जगहों पर देखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी का कार्य अगर चल रहा है तो उससे जो है आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर सड़कों पर जब काम चल रहा है तो वहां पर जाम की समस्याओं से आम लोगों को जो है वो जूझना पड़ रहा है। दूसरी मेट्रो परियोजना जिस प्रकार से काम चल रही है तो उसको लेकर भी कई सालों से मेट्रो परियोजना को लेकर बात की जा रही है कि रोपवे मेट्रो परियोजना के तहत जो है इस पर काम किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि इन 4 सालों में अभी तक देखिए यहाँ पर उपेंद्र बैठक हो रही है और यही देखने वाली बात होगी, लाजमी बात है कि कब तक ये सारे काम जो है जिनके दावे किए जा रहे हैं वो पूरा होता है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि प्रदेश में सड़क और पुलों के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। कार्यों का निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की गुणवत्ता में कोई शिकायत आई तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित में अधिकारियों को कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार में सुधार लाना होगा। इसके लिए पूरा सिस्टम मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के स्वर्णिम विकास के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। नहीं, मैं चूँकि चुनाव अभियान यहाँ पर चला और पूरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा उनका यहाँ पर योगदान रहा है। लगातार उनके निर्देशन में चला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर, उनके विजन को लेकर हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया, पहली बार एक मिथक तोड़ा है। तो मैं औपचारिक रूप से और एक तो शिष्टाचार भेंट करने जा रहा हूँ, उनका भी आशीर्वाद लूँगा और उनका धन्यवाद भी करूँगा उत्तराखंड से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूनिटी व टीम जिसवाई की बैठक ली। जितने भी प्रोजेक्ट चाहे NHY की हों, चाहे वेदर रोड के हों, चाहे स्टेट सेक्टर के हैं जो चल रहे हैं, उन पर चर्चा हुई और उनको निश्चित किया गया कि एक समय सीमा के अंदर, जैसे चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और अक्सर देखने में क्या आता है कि विभागियों की कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है उसे कहीं जगह जाम से ढूंढना पड़ता है, लैंडस्लाइड होते हैं, उसकी क्या तैयारी इन बिंदु पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुलदार और अन्य वन जीवों के आक्रमण से बचाने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से एक टास्क फोर्स बनाया जाए। अगर किसी क्षेत्र में किसी बच्चे पर गुलदार आक्रमण करता है तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के वन अधिकारी और DFO को जिम्मेदार तय किया जाएगा। गुलदार के मानव आक्रमण से संबंधित चिन्हित स्थानों के लिए एक्शन प्लान भी बनाया जाए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के कण्वा आश्रम पहुंची। इस दौरान उन्होंने कण्वा आश्रम का जायजा लिया और कण्वा आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मानचित्र पर स्थापित करने का संकल्प लिया। साथ ही कोटद्वार विधानसभा की विधायक होने के तौर पर अपनी पहली विधायक निधि से कण्वा आश्रम में CCTV कैमरे लगवाए जाने की घोषणा भी उन्होंने की। आज मैं कोटद्वार पहुंची हूँ विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार, तो मन में इच्छा थी कण्वा आश्रम देखने की। कण्व नगरी के नाम से जाना जाता है कोटद्वार, तो मैं यहाँ पहुंची। राजा भरत की जन्मस्थली पे पहुंची और जो हमारे समिति के लोग हैं, कमांडर रावत, आभा डबराल जी, इनसे मिली और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन किन्हीं कारणों से इस टूरिस्ट स्पॉट को हम डेवलप नहीं कर पाए।
प्रधानमंत्री जी की भी जो स्वच्छ आइकॉनिक लिस्ट है उसमें भी ये शायद नंबर 30 पर है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो इस वक्त मैं आई थी देखने के लिए कि कर्णाश्रम की क्या स्थिति है और इसको हम मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर किस तरह ला सकते हैं। समिति के साथ मेरी अभी चर्चा हुई है और जल्द ही हम लोग इस पर काम करेंगे और इतनी खूबसूरत जगह, इतनी पौराणिक जगह है, इसको जल्द से जल्द हम ठीक करेंगे, बढ़िया करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट। वहीं सितारगंज से बिजटी मझोला को जाने वाली सड़क का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। साथ ही शुभारंभ करने के बाद सभी लोगों को बधाई भी दी। सितारगंज से बिजटी मझोला को जाने वाली सड़क लगभग 1,64,00,000 की लागत से बनकर तैयार हुई है और ये 4 किलोमीटर की है। सड़क का शिलान्यास उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सितारगंज से बिजटी मझोला की ओर जाने वाला मार्ग लगभग 9 किलोमीटर सड़क है। अभी सिर्फ 4 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। साथ ही जल्द 5 किलोमीटर बचा हुआ सड़क का भी निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। और मैं जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये बहुत जर्जर हालत में रोड थी और हमारी मेन रोड है जो सितारगंज को कनेक्ट करती है डिस्ट्रिक्ट रोड, और 9 किलोमीटर की टोटल रोड थी। इसमें 4 किलोमीटर का टेंडर हमने चुनाव से पहले ही करा दिया था, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लग गई थी तो ये टेंडर खुल नहीं पाए। लेकिन अब सरकार बनने के बाद ये टेंडर खुले हैं। 4 किलोमीटर इसमें स्वीकृत है। 1,64,00,000 रुपये का ये टोटल टेंडर है। इसका काम मैंने आज शिलान्यास कर दिया है। कल परसों से इसमें जो है पूरी तरीके से काम आपको तेजी से दिखना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ निर्मल नगर से अरविंद नगर दूसरी इसी पैकेज में दूसरी रोड है जिसका शिलान्यास मैं आज करूँगा और जिसका भी काम शुरू होने वाला है। टोटल ये 9 किलोमीटर की रोड है। जो अतिरिक्त 5 किलोमीटर है उसकी भी सैंक्शन हमको मिल चुकी है। अगले 1 महीने में उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करके हमने टारगेट दिया है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कि 9 किलोमीटर की पूरी रोड जो है ये बारिश से पहले पूरी होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चले खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा को सफल बनाने के लिए गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने ऋषिकेश में कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें देहरादून, पौड़ी, टिहरी जिले के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस के अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी विभाग, जल संस्थान विभाग और सभी सरकारी महकमों के अधिकारी मौजूद रहे। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने सभी अधिकारियों से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसलिए समय रहते ही सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। आप ऋषिकेश की बात कर रहे हैं? जी जी। नहीं, ऋषिकेश में भी जो स्वास्थ्य की जो जगह सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। और एम्स भी सभी के लिए ओपीडी ओपन है। और जो आपने बिंदु उठाया कि यात्रियों को नहीं लिया जा रहा है, ये हम अवश्य एम्स से बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। और जो भी यात्री आएगा, श्रद्धालु आएगा, अगर कोई उसको मेडिकल ऐसी इमरजेंसी आती है तो अवश्य सुविधाएं दी जाए। देखिए, एक तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कदम इस बार उठाने जा रहे हैं वो जो अभी मैंने बताया था कि पर्यटन विभाग के माध्यम से हम एक टूरिस्ट केयर नाम से एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ऐप ही नहीं बल्कि ये 3 तरह से इसमें यात्री अपना पंजीकरण करवा पाएगा। और उस जो पंजीकरण करवाएगा, ना केवल उसका पंजीकरण होगा बल्कि क्या क्या सुविधाएं पूरे रूट पर उपलब्ध हैं वो सूचनाएं भी उसको मिलें। वहीं ऋषिकेश के रायवाला स्थित ओरो वैली आश्रम में अखिल भारतीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत समेत पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही, जिसमें संघ अपनी 20 साल की भावी भूमिका को लेकर के खाका तैयार करेगा। बता दें कि सोमवार को सुबह आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत रायवाल पहुंचे, जहां ऋषिकेश रायवाला में स्थित ओरो वैली आश्रम में आरएसएस का चिंतन शिविर 5 अप्रैल से शुरू होकर के 12 अप्रैल तक चलेगा। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है, जहां आरएसएस प्रमुख द्वारा ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में चिंतन मनन पर यह पूर्ण बैठक रही, जिसमें किस तरीके से आगे कार्य रहने वाले हैं उसको लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी।
जहां पौड़ी में एक शावक सीएमओ कॉलोनी में फंस गया। दरअसल शावक एक कुत्ते का शिकार करने के लिए घर में घुस गया, लेकिन पालतू कुत्ते को शावक अपने शिकंजे में फंसा पाता। इससे पहले ही गुलदार का पांव फिसलते ही गुलदार घर के पीछे एक सूखे नाले में जा गिरा, जिस पर गुलदार शावक के घर में फंसे होने की सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने 1 घंटे के अंदर गुलदार को बेहोश कर पिंजरे में कैद कर लिया, जिसे अब सुरक्षित स्थान पर छोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। भैया वो हमारे मतलब पालतू जानवर पे हमला किया और वहाँ फंस गया था, तो सुबह से हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वन विभाग को हमने सूचना दी तो काफ़ी समय बाद वो लोग आए, उन्होंने पकड़ा। अभी भी उनके साथ के 2 लोग हैं, मतलब 3 हैं, वो साथ में घूम रहे हैं। तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि एक उनकी माँ है, अगर उसका बच्चा पकड़ा गया तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, हमला करेगी। तो हमें वन विभाग से रिक्वेस्ट करने की वो प्लीज़ पिंजरा लगाएं ताकि वो पकड़े जाएँ और खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो पब्लिकली रोडों पर घूम रहे हैं मार्केट में। कार्यालय के पीछे एक आवास में एक लेपर्ड घुस गया है। सूचना का संज्ञान लेते ही मैं तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचा और उसको हमारे डॉक्टर आलोक खंडूरी जी वेटरनरी के साथ में उसको हमने ट्रैंकुलाइज कर दिया है। अभी स्थिति उसकी, अभी छोटा बच्चा है, 1 से 1.5 साल के बीच में इसकी उम्र अभी लग रही है। तो इसके उपरांत इसका फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उसके उपरांत भी कोई कार्रवाई की जाएगी। और जो लेपर्ड घूमने का प्रश्न है, लेपर्ड तो घूम ही रहे हैं और इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा रात में भी गश्त की जा रही है और जगह जगह गश्त की जा रही है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जनहानि न होने पावे। वहीं विकास नगर के शीशम बाड़ा गोदान में आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। पूरी घटना सेलाकुई इलाके की है। तो उत्तराखंड के विकास नगर से खबर सामने आ रही है, जहां सेलाकुई इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें आपको कि शीशम बाड़ा कूड़ेदान में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। उसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा ये आग बुझाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से कूड़े के खदान में आग लग गई है और पूरी कोशिश की जा रही है इस आग को बुझाने की। आग की लपटें और ये धुआं चारों तरफ फैलता नजर आ रहा है, जो कि अगर आसपास लोग यहाँ रह रहे होंगे, कोई ग्रामीण कोई बस्ती यहाँ पर होगी, तो वहाँ तक अगर ये धुआं पहुँचाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा शरीर को नुकसान भी पहुँचाएगा। जिसको लेकर के फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुटती हुई नजर आई। वहीं भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें जिसके पास से 123.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई। वहीं गिरफ्तार आरोपी से 13,300 रुपए और एक डिजिटल तराजू भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। मामले में एसपी देहात का कहना है कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया, साथ ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। सीओ मंगलौर के नेतृत्व में और एसओ भगवानपुर की टीम के द्वारा एक इखलाक नाम का व्यक्ति है जिससे लगातार सूचनाएं हमें मिल रही थी कि ये एनडीपीएस की गतिविधियों में सम्मिलित रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीओ की मौजूदगी में जब इसके घर की तलाशी ली गई तो करीब 125 ग्राम के आसपास स्मैक से प्राप्त हुई है। पुलिस इसको भी पता लगा रही है कि ये स्मैक इसके पास आई कहाँ से है और इसको ये कहाँ इसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उस चैनल को भी हम पता लगा रहे हैं। फिलहाल अभी एक अरेस्टिंग इसमें की गई है, बाकी और भी अरेस्टिंग इसमें की जानी है। और आगामी 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले जिला पंचायत विभाग की तरफ से केदारनाथ पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों का पंजीकरण करना शुरू कर दिया गया है। जिला पंचायत विभाग ने फाटा, रामपुर, सोनप्रयाग, कालीमठ समेत कई स्थानों पर घोड़े खच्चरों का मेडिकल चेकअप कर उनका पंजीकरण किया गया। जिला पंचायत अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंजीकरण कैंप लगाए जा रहे हैं। विभाग की तरफ से अभी तक 1114 घोड़े खच्चरों के पंजीकरण किए जा चुके हैं। वहीं पौड़ी में कोरोना दौर से ही स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाओं को अब तक बखूबी निभाते आए हैं। जिले के 195 आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की सेवा कोरोना के रफ्तार थमते ही अब समाप्त की जाएगी, जिससे बेरोजगार हुए आउटसोर्स संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आउटसोर्स संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब पौड़ी शहर में कल सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन सड़कों पर उतर के करेंगे। वहीं आउटसोर्स संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कल आक्रोश रैली निकाल करके अपना रोष सरकार के प्रति जाहिर करने का ऐलान किया है।
वहीं फिर भी सरकार के ना चेतने पर देहरादून में जाकर उग्र आंदोलन करने का भी मन बनाया है। साथ ही अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश कुंवर ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा को बरकरार रखने के लिए कोई भी पत्र शासन ने स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया है, जिस कारण कर्मियों की सेवा को समाप्त किया गया। वहीं खाली पदों को अब NHM कर्मियों की सेवा लेकर भरा जाएगा। हम देहरादून मिलकर आए स्वास्थ्य मंत्री जी से। स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें यही आश्वासन दिया कि चिंता मत करो। अगर कोरोना टाइम में हम ऐसे ही काम करते, बोलते कि चिंता मत करो, तो ऐसा काम होता नहीं। मेरे को लगता है जो 2 साल के अंदर हमने कार्य किया और जनमानस को धरातल पर लाए, मगर किसी भी हमने यहाँ तक कि नगर पालिका से लेकर विधायक जी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक सबको हमने अपने लेटर दे दिए कि हमारी सेवाओं को आगे विस्तारित किया जाए, मगर हमारी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है। 26 तारीख से हम कार्य बहिष्कार पे थे। 31 तारीख को हमारा सेवा समाप्त हो गई और आज 4 तारीख है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस मामले में। देखिए, सरकार का रवैया तो हमेशा से ही हमारे खिलाफ ही रहा है और हम इसी के चलते हुए एक बार हम देहरादून में भी अपने विधायक साहब से भी मिले और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिले, पर उसके बाद अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और इसके चलते अभी हम कल मंगलवार को पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी हम यहाँ पे शहर में रैली करेंगे और अपना जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देंगे। और इसके बाद भी अगर सरकार हमारे आगे कुछ नहीं करती है तो आगे हम देहरादून जाके अपने संगठन को और मजबूत तरीके से आगे वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी जब से कोविड स्टार्ट हुआ था तो ईयरली इनका जो सर्विसेज है वो एक एक्सटेंड की थी, तो उसी तरीके से 2022 मार्च तक के लिए इनकी सर्विसेज जो थी एक्सटेंड की हुई थी। लेकिन अभी ऊपर से अभी तक हमारे पास आगे इनकी जो सर्विस है उसे कंटिन्यू करने को लेटर नहीं आया, तो इस वजह से हमने 1 महीने पहले इन्हें नोटिस दे दिया था। तो इस वजह से अब 31 मार्च के बाद इनसे अभी कोई कार्य नहीं लिया जा रहा है। जो पद थे उसमें ज़्यादातर कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर के और कुछ नर्सिंग के और कुछ वार्ड वाइज के पद में हमने इनको रखा हुआ था, जैसे DCC और यहाँ पे वॉर रूम के संचालन के लिए। तो फिलहाल NHM के जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको कुछ जो इम्पोर्टेंट